इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक लाइन बोली और क्या कहा कि जो ब्राइड और ग्रूम्स हैं वो अपने सामानों की जो उन्हें शादी में मिले हैं उनकी प्रॉपर लिस्ट बनाकर रखें, और उस लिस्ट में क्या करें, उस लिस्ट में प्रॉपर तरीके से देने वाले का नाम, उसकी एक टेंटेटिव कीमत कि इसकी क्या कीमत है वो प्रॉपर बनाकर लिस्ट रखें, और उस लिस्ट पर दोनों पक्ष अपने हस्ताक्षर करें। दोनों पक्ष हस्ताक्षर करके एक दहेज को नोटिस करने का अधिकारी आएगा, उस अधिकारी की प्रेजेंस में उसको साइन करवाएं। जब मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं तो उस पेपर को भी साथ में लगाएं। बोले सर क्या ये लिस्ट का प्रोविजन है क्या? बोले बिल्कुल है। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है उसके अंदर जो रूल रेगुलेशन 1985 के तहत बनाए गए उसके अंदर ये प्रोविजन है। तो आज के अंदर उसकी धारा 3 क्या है वो भी बताएंगे, साथ में 1985 में क्या रूल्स आए वो भी बताएंगे, और क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा। अब उसके ऊपर चलते हैं। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये बात इसलिए आई कि बहुत बार ऐसा होता है, और ये मतलब सामान्य परिपाटी हमारे देश में बनी कैसे उसको समझते हैं। देखिए वैदिक काल में ये माना जाता था कि कन्या का दान अगर किया जाता है तो वर पक्ष को कुछ भेंट देकर उनका सम्मान भी किया जाए। जैसे दक्षिणा देना जिस प्रकार से कल्चर में है, ऐसे ही अपनी बेटी के विवाह पर वर पक्ष को कन्या के दान के साथ साथ कुछ भेंट भी दी जाती थी। ये जो भेंट पहले मर्जी से दी जाती थी, जैसे वैदिक काल में जाति प्रथा एक कुप्रथा के रूप में बन गई। पहले जाति प्रथा असल में प्रथा नहीं थी, जाति काम के आधार पर डिसाइड होती थी कि जो जिस तरह का काम कर रहा है वो उस जाति से समझा जाएगा। लेकिन पोस्ट वैदिक काल तक पहुंचते पहुंचते वो उत्तरोत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी जातियां बनती चली गई। बिल्कुल वैसे ही शादी प्रथा में कन्यादान के साथ साथ वर पक्ष को दिया जाने वाला दान एक परिपाटी बन गया और बाद में एक ऑब्लिगेशन बन गया। ऑब्लिगेशन मतलब मजबूरी है कि अगर आपको शादी करनी है, लड़का काबिल है तो उसे इतना दहेज देना होगा, यानी कि यही कन्यादान दहेज का रूप ले लिया। भारत सरकार ने इसको रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया कि भाई दहेज देना लेना दोनों ही गलत हैं, और इसके लिए बकायदा कानून बनाया गया। लेकिन इस कानून की धारा 3 में एक एग्जम्पशन डाल दिया, और वो ये था कि यदि दोनों परिवार आपसी सहमति से ये करते हैं तो आपसी सहमति के बाद इसे अलाउड कर दिया जाएगा। हालांकि उस शब्द को दहेज नहीं किया गया, उसको केवल गिफ्ट नाम दिया गया। अब गिफ्ट में लोग आपसी सहमति में क्या कुछ दे देते हैं ये आपके सामने, आपको परिवार में सुनने को मिल जाता होगा। आपके समाज में जहां आप रहते हैं, मैं रहता हूं, वहां पर ये बड़ी कॉमन सी चीज है। अगर आपकी जॉब नहीं है तो शादी नहीं होगी, जॉब लग गई तो आप उसका सूद समेत पैसा दहेज में वसूलते हैं कि बेटा हम तो पहले भी उपलब्ध थे, अब जब नौकरी लग गई है तब तुम शादी करने आए हो, तो इसका मतलब तुम हमसे तो शादी नहीं कर रहे हो, हम तो पहले भी वहीं थे, लेकिन तुम शादी कर रहे हो हमारी नौकरी के कारण। नौकरी में यार हमारा ये इन्वेस्टमेंट लगा है गुरु, हम ये पैसा चाहते हैं। इस तरह से दहेज को प्रोत्साहित किया जाता है, और वधु पक्ष की तरफ से भी इस बात को एडमायर किया जाता है कि हमने शादी में इतना पैसा लगाया। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वर और वधु पक्ष दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। खरे नहीं उतरते से मतलब क्या है? वधु पक्ष ने एक्सपेक्ट किया था कि वर वाले लोग जो हैं वो हमारी बेटी को ऐसे अच्छे से रखेंगे, सेपरेट घर में रखेंगे, बढ़िया गाड़ी देंगे, बढ़िया गाड़ी में घुमाएंगे, बढ़िया हमारी बच्ची को समय समय पर घर मिलाने लाएंगे। लेकिन परिवार के अंदर इन्हीं बातों को लेकर टसल होने लगी। वहीं वर पक्ष को वधु पक्ष से अपेक्षा थी कि एक गाड़ी बोले थे कि होंडा की देंगे, होंडा की गाड़ी तो दे दिए, लेकिन ये बेस मॉडल दे दिए, हमको तो टॉप मॉडल चाहिए था जिसमें छतरी खुलती हो। हमको बोले थे कि शादी के अंदर आपको गोल्ड देंगे, लेकिन ये 22 कैरेट की जगह 18 कैरेट का गोल्ड दे दिए यार। हमको बोले थे कि खाना 5 स्टार में खिलाएंगे, लेकिन 6 ही मीनू रखे। हमको 5 स्टार में उम्मीद थी कि 10 मीनू रखेंगे। हमको कहे थे कि फूफा जी के सम्मान में लिफाफे दिए जाएंगे, हमें क्या पता था लिफाफे में 500 रुपया ही होगा। हम सोचे थे कम से कम 2100 रुपया तो होगा, घर की बहन बेटियों के सम्मान की बात है। इन सब चीजों के चलते वर और वधु पक्ष में टसल होने लगती है। वर वधु पक्ष की जो टसल है धीरे धीरे वो दहेज प्रताड़ना का रूप ले लेती है। दहेज प्रताड़ना में वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को मानसिक रूप से यातनाएं दी जाती हैं। यातनाएं इस बात की कि तुम्हारे पिताजी ने ये सब प्रॉमिस किया था, हमको तो नहीं दिया, हमारे इस प्रॉमिस को उन्होंने तोड़ दिया,
और इस बात का गुस्सा महिला पर निकाला जाता है, जिसके चलते बहुत बार दहेज प्रताड़नाओं के चलते बहुत सी बच्चियों ने आत्महत्या की, या फिर महिला के द्वारा दहेज पर विरोध व्यक्त करने पर ससुराल पक्ष के द्वारा उसकी मारपीट करके उसकी हत्या की गई। इन दोनों ही मुद्दों ने देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा कार्य जिसके बिना सृष्टि का संभव ही नहीं है विकास, आगे की तरफ बढ़ना, आपका और मेरा इस धरती पर आना, उस नैतिक कार्य के लिए भी हमारे देश के अंदर मोल भाव चलते रहे। इस मोल भाव को रोकने के लिए फिर सरकार निकल कर आई, और सरकार की तरफ से आज जो कोर्ट का आदेश है, आज आप उसे सुन रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर डॉयरी जो लॉ है उसके ऊपर क्या मिसयूज होता है उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। लेकिन दहेज की हत्या वाले जो मामले हैं उनमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है दहेज की हत्या के मामले में। और दहेज के खिलाफ अगर हम कानून की बात करते हैं तो बिहार ने दहेज के लिए कानून बनाया था, बिहार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और आंध्र प्रदेश ने बनाया था आंध्र प्रदेश दहेज प्रतिषेध अधिनियम। लेकिन भारत सरकार का अधिनियम वर्तमान में सब पर लागू होता है और उसका नाम है दहेज निरोधक अधिनियम 1959। लेकिन संसद से पास होते होते 1961 हो गया था, इसलिए इसे अंततः 6 मई को 1961 में पास किया गया और इसका नाम दहेज निषेध अधिनियम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बन गया। तो आज जितने भी दहेज रिलेटेड केस होते हैं उन दहेज रिलेटेड केस के अंदर दहेज प्रोहिबिशन एक्ट 1961 चालू होता है। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे देश में दहेज लेना या देना पर कोई प्रतिबंध है क्या? बिल्कुल। धारा 3 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है अथवा देता है, दोनों ही स्थिति में उसे 5 वर्ष की कारावास और 15,000 रुपए मूल्य की राशि की पेनल्टी या इससे भी अधिक से दंडित किया जा सकता है। तो दहेज लेना गलत है। दहेज लेने पर, अब यहीं पर ही तो सारा पेच फंसा है, दहेज लेना गलत है फिर भी दहेज दिया जा रहा है। कैसे? क्योंकि इसी लॉ के अंदर एक बाईपास छोड़ा हुआ था, और वो क्या था? आपसी सहमति से उपहार। अब उस उपहार की कोई लिमिट सेट नहीं है। पिता अगर अपनी पुत्री को अपनी खुशी से कोई देना चाहे, इसीलिए जब आप लड़के वालों के पास जाते हैं तो लड़के वालों का पहला डायलॉग होता है, सर हम दहेज की मांग नहीं करते, बाकी देखो बेटी आपकी है, उसके लिए तो आप भी कुछ कम तो नहीं सोचेंगे, मर्जी आपकी, जैसा आपको ठीक लगे, आप तो अपनी बच्ची के लिए अच्छा ही करेंगे, अपनी बच्ची के लिए अच्छा करेंगे। ये बात बोल करके फिर वो बिचौलिए के माध्यम से, मिडिल मैन के माध्यम से पूछवाते हैं, जरा पूछो गाड़ी कौन सी दे रहे हैं, जरा पूछो खाना कहां कर रहे हैं। बिचौलिए भी ध्यान दें, आपके लिए भी कानून है इसके अंदर, ठीक है ना। दहेज को प्रमोट करवाने वाला व्यक्ति, उसे भी 6 महीने का कारावास है, कम से कम 6 महीने का, ठीक है ना। अच्छा, और नॉन बेलेबल और है ये, अगर गिरफ्तार हुए तो फिर अंदर ही जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रावधान है। तो दहेज लेना देना अगर कोई शब्द यूज कर ले तो धारा, अच्छा तो अब लेकिन धारा के उपधारा 2 में, यानी कि इसी धारा में जहां कारावास की बात है, वहीं भी उपधारा में लिखा है कि विवाह के समय दुल्हन और दूल्हे को दिए जाने वाले उपहार जिनकी मांग नहीं की गई है उन्हें दहेज नहीं माना जाएगा। बस इसी के अंदर सब जी रहे हैं। बशर्ते किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ऐसे उपहारों की सूची नियमों के अनुसार बनाई गई हो। अब यह बात आपको ध्यान से समझने की है। यहां पर धारा 3 में उपधारा 2 का जिक्र है, और उपधारा 2 में इस बात का जिक्र है कि यदि दहेज के समय लिस्ट बना ली गई तो फिर उसे सेफ काउंट किया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग जब विवाह में जाते हैं तो आपने देखा होगा, या तो एक फूफा जी होंगे, मामा जी होंगे, जो कि शादी के मंडप में डायरी लेके बैठे होते हैं। नोटिस किया है कभी? आप जाकर लिफाफा जब देते हैं कि हम लिफाफा दे रहे हैं, सर ये 500 रुपए का लिफाफा, तो वो तुरंत 500 रुपए का लिफाफा खोलेंगे, 500 रुपए देखेंगे, डायरी में लिखेंगे, जिसे हम समझदारी समझते हैं कि देखा शादी में हमारे फूफा जी हर बात लिख रहे थे। वो असल में लिख नहीं रहे थे, मैंडेटरी है, अकॉर्डिंग टू लॉ वो मैंडेटरी है। धारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 3 की उपधारा 2 के तहत आपको वो सारे उपहारों को लिखना पड़ेगा, कौन सी आंटी ने फ्रिज दिया, कौन सी आंटी ने क्या किया। लेकिन हमारे घरों में ये जिसने जो दिया उसकी डायरी मेंटेन की जाती है अननोइंगली। हम उसको इसलिए मेंटेन नहीं करते कि कानून ऐसा कहता है,
हम इसलिए मेंटेन करते हैं कि देखेंगे बेटा तुम हमारे बच्चे की शादी में क्या दिए, तुम अगर 100 रुपए कन्यादान देके 5 लोग लाके खाना खा के गए हो, तो बेटा जब तुम्हारी शादी होगी बच्चे की, हम आएंगे 100 रुपए का ही लिफाफा पकड़ाएंगे। इसलिए घर वाले जब दूसरों की शादी में जाते हैं पहले वही डायरी खोल के देखते हैं, जरा देखना कितना रुपया दिया था ये, पापा ये तो 500 रुपया ही दिया था, और कितने लोग लाया था, पूरा परिवार भर के आया था खाना खाने, 500 रुपए की प्लेट थे, 2500 का तो खाना खा गए ये लोग। बोले अच्छा लाइए, तो बुलाओ, तुम अपनी मौसी को बुलाओ, चाचा को बुलाओ, सब खाना खाने चलेंगे। इस प्रकार से हमारे यहां डायरी काउंटर में मैनेज की जाती है ना। लेकिन नियम अनुसार क्या है कि आपको वो डायरी कंप्लीट मेंटेन करनी है, और वो तब जरूर, और उस डायरी को बकायदा विवाह का जब रजिस्ट्रेशन हो उस समय प्रेजेंट भी करना है विवाह पंजीकृत अधिकारी को, कि सर, पंजीकरण अधिकारी को, कि सर ये डायरी है, हमने ये दहेज प्राप्त किया है, इस पर दोनों परिवारों के साइन है। लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? हम थोड़ी शर्म में रहते हैं। अजी साहब, लड़के वाले तो वैसे ही पूजनीय है, अजी साहब हमारी बच्ची गई है, भगवान खुश रखे उसे। वहाँ पर उनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि सर इस पर ज़रा साइन करिए, मैंने आपको ये दिया, अच्छा तो क्या आप हमारी बच्ची का, मतलब अपनी बच्ची का सौदा कर रहे हैं क्या हमारे साथ? हैं आप तो ऐसे कर रहे हैं जी जैसे ज़मीन खरीदे हों आप। ऐसे होता है क्या भला? व्यवहार है जी, मन का रिश्ता है, अदरवाइज मन नहीं तो क्या होगा? बोले हाँ जी, बात तो सही कह रहे हो। अजी ये तो सब छोड़ो, अपने भगवान ना करे जी इस तरह की कोई बात हो, बच्चे रहेंगे आराम से, 7 जन्मों का साथ है, 7 फेरों से शुरू हुआ है, आप कहाँ लेके चल रहे हैं? पता चल रहा है साल भर बाद दोनों कोर्ट में खड़े हैं। इसलिए ये जो जरूरी चीज है, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्यान दिलवाया कि भाई सुनो, वो धारा के अंदर बोले जो लोग दहेज लिए जा रहे हैं कि हमको अनुमति दी हुई है, वो लोग ध्यान दें कि उसमें लिस्ट बनाने की भी बात की गई है, और लिस्ट बनाने की बात की गई है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई पहले उस लिस्ट को बनाओ, क्योंकि बाद में फिर जब शादी के बाद विवाद होते हैं तो कहते हैं साहब हमने तो इतना दिया था तो प्रेजेंट तो करो। क्लियर? ऐसे ही अधिनियम की धारा 4 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दुल्हन और दूल्हे के माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावकों से दहेज की मांग करता है, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? बिचौलियों को भेज करके। बिचौलियों को भेजकर कैसे? वो जो अंकल बीच में आए थे कि आपकी बेटी की उनके बेटे से शादी कराएंगे, वही दोबारा आते हैं। अपन कहाँ कर रहे हैं सब शादी, कहाँ कर रहे हैं? थोड़ा बढ़ा देना, देखो मीनू कितने कर रहे हो, 10 ही है क्या, एक मिठाई और बढ़ा देना जी, क्या फर्क पड़ रहा है। और सुनो, वो हलवाई वो वाला रखना है ना, और सजावट के नाम पर फूल क्या लगा रहे हो, ये लगा रहे हो थोड़ा सा, ये वो जो अंकल बीच में आए हैं ना, वो अंकल सावधान हो जाए। धारा 4 में आपका भी नियम है, कम से कम 6 महीने घसीटा जाएगा, ऊपर से 2 वर्ष तक घसीटा जा सकता है, ये भी कानून है। ठीक है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत 2 वर्ष अधिकतम और मिनिमम 6 महीने की कारावास का प्रावधान है, पैसे लगेंगे जो अलग है। इसके साथ साथ कई बार आप विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन में तो आजकल खैर विज्ञापन वो लोग ज्यादा निकालते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, लेकिन जो लोग शादी के दौरान पहले से ही सोच लेते हैं कि नहीं साहब ढिंडोरा पीटेंगे कि लड़का शादी के लिए तैयार है कि लड़की शादी के लिए तैयार है, बढ़िया एलिजिबल आदमी चाहिए, और इसीलिए मैट्रिमोनी का उपयोग करेंगे, शादी.com से काम करवाएंगे हम, और फिर शादी.com के लोगों को शार्क टैंक में भेजेंगे। तो भाई साहब कुल मिलाकर के विज्ञापन में अगर आपने ड्योरी का चर्चा कर दिया, इसीलिए आजकल अपने देश में एक नया फैशन निकल आया है, और वो क्या है कि शादी करो ऑनलाइन। ऑनलाइन से मतलब शादी.com, मैट्रिमोनी.com। बोले यहां पर तो कोई व्यक्ति कहेगा ही नहीं कि दहेज चाहिए। क्यों? क्योंकि अलाउड नहीं है, बिचौलिए अंकल आंटी है नहीं, वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू आप आए हो, दहेज की मांग आप कर नहीं सकते, धारा 3 आपको उठाकर जेल डाल देगी 5 साल के लिए। इसलिए इन दिनों इंडिया में गजब का कल्चर चला है साहब। पढ़े लिखे लोग दहेज बचाने के लिए जो रास्ता निकाल लिए हैं वो है ऑनलाइन शादी। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन लड़का ढूंढो, लड़की ढूंढो और शादी करो, इससे दहेज का झंझट खत्म। और वास्तविकता भी है, ये मैंने होता देखा है, दहेज बहुत लोगों ने बचाया भाई ऐसे करके कि भाई साहब ऑनलाइन है तो बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्ची पढ़ी लिखी है, बस इतना ही कर सकते हैं, सब शादी कर दी और क्या। नहीं नहीं नहीं, फिर हटाओ, कोई इमोशन है नहीं, कोई सामाजिक बेइज्जती नहीं है, रिश्ता हटे तो हटे, कोई नहीं। तो इस प्रकार से विज्ञापन पर भी प्रतिबंध धारा 4A के अंदर लगाया गया है। ठीक है सर? हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान से सुनने वाली बात है, धारा 304B कहती है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर बाद में जोड़ी भी गई है, कि अगर शादी के 7 साल के भीतर अगर सामान्य परिस्थितियों के अंदर भी किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और उसमें इस बात का आरोप लगता है कि यह दहेज के कारण हत्या हुई होगी,
तो उसे दहेज हत्या कंसीडर किया जाएगा, दहेज मृत्यु कंसीडर किया जाएगा। इसलिए शादी के 7 साल बड़े क्रिटिकल माने जाते हैं। मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई बीमारी से किसी की मौत हो जाती है और उस समय पर वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष पर आरोप लगाया जाता है कि साहब दहेज के लिए मार दिया ना तुम्हारी बच्ची को, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, सीधा काउंट किया जाएगा, 304B की धारा लगेगी, सीधा हटाओ भाई, 7 साल के लिए जेल भेजो। इसके अंदर कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन इस बात का भी बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है कि दहेज प्रताड़ना और दहेज प्रताड़ना के नाम पर किसी साधारण दुर्घटना को भी दहेज हत्या जोड़ देना। लेकिन इस तरह का प्रावधान आया कब? आया तब जब बहुत सारे हैवानियत भरे लोगों ने अपनी वधुओं को, अपनी बेटियों को, मतलब शादी के अंदर होकर आई हुई महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और दहेज प्रताड़ना में उनकी मौत हो गई। इस तरह के हैवानों के कारण जो कानून बने, उन कानूनों से बहुत सारे ऐसे लोग भी पीड़ित हुए जो इनोसेंस थे। ठीक है साहब। एक और कानून है जिसका सबसे ज्यादा जिक्र होता है, ये तो आप याद ही कर लेना, 498A। 498A में पति और पति के रिश्तेदारों पर महिला के साथ क्रूरता करने के ऊपर जेल में ले जाने का प्रावधान है। अगर कोई भी महिला पुलिस थाने में जाकर यह शिकायत करती है कि मेरे पति ने, मेरे पति के घर वालों ने मेरे साथ में दहेज की मांग की और उसके चलते मारपीट की, खुद से ही 2 थप्पड़ मारे और चली गई, देखो मारपीट के ये निशान रहे, मेरा होठ कट गया, गया मेडिकल हुआ और इस बात पर भी पति को और उसके परिवार वालों को 3 साल तक के कारावास की सजा है। ये जो कारावास की सजा है ना, यही कहानी है पति और पति के रिश्तेदारों पर। ये जो 498A है ना, ये सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाने वाला एक्ट है। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा मिसयूज होता है ना, वो यही वाला एक्ट होता है। अच्छा, अपने 1961 के अंदर जो नियम लिखे गए थे, उन्हीं से ही एक 1985 में गाइडलाइंस तैयार की गई, जिसमें यह कहा गया कि दहेज प्रतिषेध यानी कि दहेज को रोकने के लिए अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी। क्योंकि 1961 की धारा 3 में यह तो कह दिया गया कि दहेज लेना और नहीं, मतलब देना गलत है, और सहमति से काम हो रहा हो तो ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि लोगों ने हर चीज सहमति से दिखा दी। ऐसी स्थिति में प्रावधान 1985 में किया गया कि एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो शादी के समय वहां पहुंचेगा और वो ये चेक करेगा कि सब कुछ अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार को बोला है, अभी 23 मई या 25 मई को बुलाया है यूपी के अंदर, कि बताइए दहेज प्रतिषेध अधिकारी अभी तक नियुक्त हुआ कि नहीं हुआ। और पूछा गया है कि क्या आपने, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है, और ये सब पर लागू होता है भाई, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का कानून है, सब पर आएगा ये धीरे धीरे, ठीक है ना। कोर्ट ने इस चीज के लिए प्रॉपर तरीके से सुझाव भी मांगे हैं। ठीक है साहब। हमारे देश के अंदर कितने ज्यादा इस सोशल हरेसमेंट और सेक्सुअल हरेसमेंट के केस होते हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन उनमें से जो फॉल्स केसेस हैं उसकी संख्या भी देखने दिखाने लायक है। इसलिए कोर्ट का भी मानना है, और बहुत सारी बार इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट गाइडलाइन दी है। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। रिक्वेस्ट बार बार है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और